हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 14 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 125 तक सोल्व कर लिए थे। आज बात करते हैं रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस के दो पार्ट्स के अंदर रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 14 तक के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पेपर डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने इन सब की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उन लिंक्स पे क्लिक करके सबसे पहले उनको देखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे के सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। क्वेश्चन नंबर 126 को ध्यान से पढ़ो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर? आपको एक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि एक सर्कल की इक्वेशन है, तो आपको इसके रेडियस निकालनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो आपको सर्कल की रेडियस दी हुई, सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है वो किस फॉर्म में दी हुई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है। सोल्व करने का तरीका, चार ऑप्शन आपके पास में, चारों ऑप्शन में केवल आपको रेडियस बतानी है और रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका ये है, दो मेथड है। पहले मेथड में ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर सर्कल की इक्वेशन याद हो, किस फॉर्म में? सेंटर और रेडियस फॉर्म में। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमें सेंटर पता है x1, y1, रेडियस पता है r, तो इक्वेशन क्या होती है? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली अगर आपके पास मैं सेंटर a दे दूं, रेडियस r दे दूं, तो आपको इसकी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पता हो। नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर z इक्वल्स टू x प्लस iy पुट करेंगे और पुट करके इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे, x और y के फॉर्म में लाएंगे, और जैसे हम पहले सेंटर और रेडियस निकालते थे वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं, और मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर ध्यान से देखो, अगर आपके पास में सेंटर जो है वो a है और रेडियस आपको r दी हुई है, तो उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। z यहां पर कितना होता है? सिंपल सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, z इक्वल्स टू x प्लस iy। a यहां पे मैंने क्या माना हुआ? उसका सेंटर माना हुआ, ये देखो, और r क्या हुई? रेडियस है। तो ये जो इक्वेशन होती है किसको? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर क्या होती है? एक सर्कल की इक्वेशन होती है, जहां पर a क्या होता है? उसका सेंटर होता है, रेडियस होती है। इस इक्वेशन को इससे मैंने कंपेयर किया। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू ये निकल के आती है। ऑफ कोर्स a बार उसका कॉन्जुगेट होगा, चाहे तो यहां से कंपेयर कर लो, चाहे इसी का कॉन्जुगेट ले लो, ये आ जाएगा। a बार माइनस r स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पे कितनी है? माइनस के 7। कंपेयर करते हैं, हमें केवल r जो है वो निकालना है। r निकालना है, a ये रहा, a बार यहाँ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख दिया। r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 3। सिंपल सा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर सर्कल की इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, और नेक्स्ट मेथड में याद है ये है कि अगर आपके पास में सर्कल की इक्वेशन आपको पता नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? x और y के अंदर। और कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो z आपके पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो कितना होता है? x प्लस iy, जहां पर x और y दोनों जो होते हैं वो रियल वेरिएबल्स होते हैं। z इक्वल्स टू x प्लस iy है, z बार कितना होगा? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x माइनस iy, यहां पे मैंने पुट किया। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स जब हम इसको रियल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जितना भी i वाला पोर्शन है, i मींस आयोटा वाला पोर्शन है, वो आयोटा वाला पोर्शन सारा क्या होना चाहिए? कैंसिल हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन रेड्यूस होकर किस फॉर्म में आ गई? इस फॉर्म में आ गई। ये किसकी इक्वेशन? यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया भी है, तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर? रियल वेरिएबल्स के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि सर्कल की इक्वेशन किसी और कर्व में चेंज हो जाएगी। इक्वेशन तो किसकी रहेगी? सर्कल की रहेगी। वैसे यहां से देख भी सकते हो x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सेम है, और वो कितना है? 1 है, और xy का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 0 है। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? सर्कल की। यहां पे क्या निकालते हैं? इसका सेंटर। सेंटर कितना होता है? इसका माइनस हाफ, तो कितना होगा? -1, और रेडियस कितनी होगी? निकालने का तरीका स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस के, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 हो गई। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बेस्ट ये रहेगा कि आगे वाले एग्जाम्स के लिए आप इस इक्वेशन को क्या कर लो? याद कर लो। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 की, और क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर जो है आपके चारों ही ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअल में आंसर तो हो सकता है कि जब इस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे गए हो तो यहाँ पे क्या हो गया हो? मिस प्रिंट हो गया हो, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपके पास में जी मिस है, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर कितना आएगा? जी भी आएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में जी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। तो आप चाहो तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी।
क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि दो आपके पास में बॉडीज है, उनको सेम वेलोसिटी से सेम पॉइंट से क्या किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास में ये पॉइंट है O और दो पार्टिकल्स को मैं इन्हीं पॉइंट से क्या करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दोनों की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो सेम है, तो मैंने इसकी भी u मान ली, इसकी भी u मान ली। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विद द सेम वेलोसिटी बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब इनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, मैंने इस केस में अल्फा ले लिया और इस केस में बीटा ले लिया। ध्यान से देखो, वेलोसिटी सेम है, सेम पॉइंट से उनको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स दोनों के जो पाथ होंगे वो डिफरेंट होंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इफ द रेंज इन ईच केस बी आर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि दोनों ही पार्टिकल जो है वो डिफरेंट पाथ तो बनाते हैं, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फाइनल पॉइंट या दोनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं इस सरफेस पे। इस पॉइंट पे आके मिलेंगे तो ऑफ कोर्स इनकी रेंज कितनी रहेगी, रेंज क्या होती है आपका इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहां से इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेम दी हुई है। सेम दी हुई इसका मतलब जहां से आपने इनको प्रोजेक्ट किया था सेम पॉइंट से, तो ये वापस आके भी कहां मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सेम पॉइंट पे आके मिलते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तब आपको बोला गया है कि अगर r जो उसकी रेंज हो और टाइम्स ऑफ फ्लाइट जो होता है वो t1 और t2 हो, तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना r t1 और t2 में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों की वेलोसिटी सेम है, u सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, रेंज आपके पास में क्या है, सेम है। t1 और t2 जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर के जो टर्मिनल पॉइंट होता यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को जितना टाइम लगता है। तो इस केस में मैंने t1 मान लिया, इस केस में t2 मान लिया, तो हमें रिलेशन निकालना r t1 और t2 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, r और u को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर u भी क्या है, सेम है दोनों केस में, और r भी क्या है, दोनों केस में सेम है। प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g होता है। इस केस के अंदर, यहां पर इस केस के अंदर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो बीटा है, तो बीटा कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन g। और दोनों केस में ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर u क्या है, सेम लिया है मैंने, क्योंकि सेम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अल्फा और बीटा को मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर दिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ऑफ कोर्स अगर मैं अल्फा की जगह π/2 माइनस अल्फा ले लेता हूं तो भी r सेम रहेगा। मींस बीटा की जगह अगर मैं π/2 माइनस अल्फा ले लेता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल बन जाएगा, इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तभी होगा जब इस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 माइनस अल्फा। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो u स्क्वायर अपॉन g कैंसिल आउट कर दो, sin 2 अल्फा इक्वल टू sin 2 बीटा, sin 2 अल्फा इक्वल टू sin π माइनस 2 बीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यूज करते हैं तो हमारे पास में बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस अल्फा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना केवल इस क्वेश्चंस के लिए बल्कि आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए। यहां हम बात करें कि जितने भी क्वेश्चंस के अंदर हमें u सेम दिया हो, रेंज सेम दी हो, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एक अल्फा ले लिया तो दूसरा कितना होगा, π/2 माइनस अल्फा। या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि मेरे पास में कोई दो पार्टिकल है जिनको एक ही पॉइंट से सेम वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाता है और उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि अल्फा और π/2 माइनस अल्फा है, तो उनकी रेंज दोनों ही कितनी होगी, r होगी। या फिर हम इसको इस तरह से बोले कि सेम वेलोसिटी u से एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट करने पर यदि उनकी रेंज सेम आती है तो उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कितने होंगे, अल्फा और π/2 माइनस अल्फा होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, u सेम है, r सेम है, तो एक अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 माइनस अल्फा। ध्यान से देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक में t1 दिया है, एक में t2 दिया है। तो t1 को कैलकुलेट करने का, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का, यहाँ पे अल्फा प्रोजेक्शन एंगल है तो कितना होगा, 2u sin अल्फा अपॉन g। इस केस की बात करें t2, तो t2 कितना होगा, 2u, ऑफ कोर्स अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, बीटा, तो 2u sin बीटा अपॉन g। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 माइनस अल्फा पुट करेंगे, ये क्वांटिटी आ गई। क्वेश्चंस के अंदर हमें जो आंसर्स फॉर्म में दिया हुआ है वो है यहाँ t1 और t2 का प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी t1 t2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, t1 t2, ये प्रोडक्ट आ गया। मैंने इनको इस फॉर्म में लिख दिया। ये क्वांटिटी sin 2 अल्फा हो गई, 2 अपॉन g को रख लिया। और ध्यान से देखो, ये जो होता है वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g r के इक्वल है, ये r आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 g t1 मल्टीप्लाइड बाई t2, जो चारों ही ऑप्शन में नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया तो है r इक्वल टू 1/2 t1 t2, लेकिन वहां पर g क्या है, मिसिंग है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे इस केस में चारों ऑप्शन के इनकरेक्ट माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो।
अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 की। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, यदि आपको रिजल्ट याद है तो। नहीं याद है तो भी 1 मिनट के अंदर आसानी से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जा सकता था। आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर ये है 128 और क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 2 के अंदर है 10। ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेज है, एक आपके पास में z दिया हुआ है, एक आपके पास में iz दिया हुआ है और एक आपके पास में z प्लस iz दिया हुआ है। 3 उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और बोला गया है कि इसका जो एरिया है, मैं एरिया को डेल्टा से डिनोट कर देता हूं और वो कितना दिया हुआ आपके पास में 50 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट को मैं इस तरह से लिख लेता हूं, यूनिट स्क्वायर आपके पास में दिया हुआ है। तो ये आपको एरिया दिया हुआ है, तब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मॉड z की वैल्यू कितनी होगी। तो मेथड नंबर फर्स्ट, जब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता हो, सीधा सीधा फॉर्मूले का मतलब होता है कि अगर आपके पास में एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस कितने हैं, z हो, iz हो और z प्लस iz हो, तो ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो मेथड नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50। दिस इंप्लाइज, कैलकुलेट करेंगे, मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, ध्यान से 10 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक आसान सा था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, किस केस में, यदि आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको कौन कौन से दे रखे हैं, एक z है, एक iz है और एक z प्लस iz है, तो उसका एरिया जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो ये रहा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, मेथड नंबर सेकंड, तो हमारे पास में जो a हो जाएगा, a में आप क्या करोगे, z की जगह कितना लिख लोगे आप, x प्लस आई वाई। जब आप z x प्लस आई वाई ले रहे हो तो iz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i से मल्टीप्लाई कर दो तो ix हो जाएगा, i स्क्वायर -1 तो माइनस की कितना आ गया y। मींस इसके करेस्पॉन्डिंग तो पॉइंट कितना हो गया, x, y जो आपके पास में a हो गया। b पॉइंट मैंने आपके पास में कितना लिया, आपके पास में b पॉइंट है iz, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, रियल -y है और i का कोएफिशिएंट कितना है x। ये भी हो गया। अब बात करते हैं किसकी, z इक्वल्स टू, या इस तरह से z प्लस iz की, और z प्लस iz कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया x प्लस आई वाई और प्लस यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ix माइनस कितना आ जाएगा y। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो रियल क्वांटिटी उसको ले लें तो यह हो गया x माइनस वाई और प्लस i के साथ में जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में y आएगा और यहाँ से कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास में c पॉइंट होगा वो c पॉइंट कितना हो जाएगा, x माइनस y और यहाँ पर कितना हो जाएगा y प्लस x। मीन्स अगर हम बात करें रियल वेरिएबल के फॉर्म में तो आपके पास में जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो वर्टिसेज है वो वर्टिसेज कौन कौन से आ गए, एक आपके पास में आ गया x, y, दूसरा वर्टिसेस माइनस y, x और तीसरा वर्टिसेस x माइनस y और y प्लस x। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है कितना होता है, 1/2। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 1 1 1 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 और ये एरिया कितना दिया हुआ आपको 50। आपको कुछ नहीं करना, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, x2 कितना हो जाएगा माइनस y, इनको सबको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे, पुट करते ही हो गया 1/2 1 1 1। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x, यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है माइनस y और x3 की वैल्यू कितनी है x माइनस y। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे y1 जो है, y1 की वैल्यू कितनी है y और कितना हो जाएगा ये x और यहाँ पे कितना आ जाएगा y प्लस x, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 50। दिस इंप्लाइज यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस साइन आएगा इस ट्राइंगल के साथ, लेकिन हमें पता है कि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस की जगह हम क्या लेंगे, उसका मोड ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल टू आपके पास में कितना x प्लस आई वाई, और आपको पता है कि अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होता है, मोड z स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 100, और दिस इंप्लाइज अगेन यहाँ से मोड z की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो चाहो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो आप इस तरह से उसको रियल वेरिएबल में कैलकुलेट करके आप उसके ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी ठीक क्वेश्चन था, 1 मिनट में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 128। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 129 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन नंबर 129 के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 129 और क्वेश्चन नंबर 129 का जो
आंसर है वो आंसर है आपके पास में 3 और 3 के अंदर है आई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ध्यान से देखो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि i4 यहाँ पर आयोटा है और उसकी वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तब आपके पास में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कितना है z इक्वल्स टू, और ये आपके पास में 4 + 5 और ब्रैकेट में दिया है -1/2 प्लस आई स्क्वायर रूट बाई 3/2, इसकी पावर कितनी दी हो 334 एंड प्लस -1/2 प्लस आई स्क्वायर रूट बाई 3/2 और इसकी पावर जो है आपको इस केस में दी है 365 और आपको वैल्यू बतानी कि इस z की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगा। हमारे पास में क्या करना है, मान लेते हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो कितना है अपने पास में, सपोज z इक्वल टू 1 की पावर 1/3, इसको बोलते हैं, इसका क्या करना 1 का क्यूब रूट निकालना। और मान लेता हूं किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं z क्यूब - 1 इक्वल टू 0। जब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो इसके 3 रूट्स आते हैं। एक आपके पास में z की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, एक z की वैल्यू ओमेगा आएगी और z की वैल्यू कितनी आएगी ओमेगा स्क्वायर। यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू होती है उस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जब इसको हम 2 को स्प्लिट करेंगे तो -1/2 प्लस आई रूट 3/2, देखो ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसकी दी हुई ओमेगा की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ये ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है और रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो हमें सिंपल सा मिल गया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साथ ही साथ आप क्या करोगे, इन तीनों रूट्स को क्या करोगे ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कैसे आएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस के रूट्स के बारे में, ये आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स अगर अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या आएगा z क्यूब के बाद आएगा z स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, तो z स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 0। तो 0 जैसे होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना गामा कितना होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब जब हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो वो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर और उसके 2 रिजल्ट होते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। चलो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चन में एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस पूरे z की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो मैंने लिख दिया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसके साथ में ये क्वांटिटी कितनी बन गई ओमेगा और ओमेगा की पावर कितनी हो गई 3, 3 और 4 और यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा अगेन यहाँ पे सिंपल सी क्वांटिटी, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा और इसकी पावर कितनी है 365। बस इसको कैलकुलेट करना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं 4 + 5। अब देखो ओमेगा क्यूब तो कितना होता है 1, तो इसको तो मैं कितना लिख दूं ओमेगा 3 और ओमेगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाती है तो कितना हो जाएगा टोटल 334 हो जाएगा। और प्लस इसको मैं सिमिलरली इस तरह से लिख सकता हूं, ये कितना हो गया 3, 6 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, और 3 इसको लो और ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये भी किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, ये वाली क्वांटिटी 333, 333 का मल्टीपल है, 363 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों की वैल्यू तो कितनी हो गई 1। जैसे वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ गया 5 प्लस इसकी वैल्यू तो 1 हो गई तो हो गया 5 ओमेगा और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, सिंपली इसको मैं लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो यहां से क्या करोगे एक ओमेगा को बाहर ले लो तो कितना लिख सकते हैं 4 प्लस कितना हो गया 4 ओमेगा। जैसे इसकी वैल्यू लिखोगे ये हो गया एक ओमेगा, यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 0। यहां से क्या करो 4 आप क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे तो कितना बच गया 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा कितना होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस के 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन के अंदर हम सॉरी यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन गलत लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई में 3 भी है, इसको ध्यान रखो। ये आपके पास में 3 आ जाएगा यहाँ पे और जैसे यहाँ पे 3 लिखोगे यहाँ पे भी 3 आ गया, ये आपके पास में 3 आ गया। अब एक काम करो यहाँ से यहाँ पे केवल 2 ओमेगा बचेगा और ब्रैकेट में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे केवल और केवल आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा 4 + 2 टाइम्स ओमेगा।
अब ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे कितना आ गया 4 प्लस 2 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा जैसे रखेंगे कितना हो गया माइनस के 1/2 प्लस के आई स्क्वायर रूट 3/2। 2 को क्या किया मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास में अगेन 4 और ये कितना हो गया 4 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट 2i स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये कितना हो गया 4 माइनस 1 3 प्लस 2i रूट 3। कहीं ना कहीं वापस मिस्टेक कर दी हमने, इसको चेक करो एक बार। 4 हमने कितना लिया 4 प्लस 5 ओमेगा और ये कितना हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया 5 यहाँ पे है 2 ओमेगा स्प्लिट आउट कर लिया, ये हमारे पास में यहाँ पे कितना हो गया सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 नहीं होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे -1 होगा तो ये माइनस के 3 और आएगा, तो माइनस के 3 आप लास्ट में करते जाओ और ये माइनस के 3 करोगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे नहीं बचेगा, यहाँ पे आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा आई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सॉरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बाकी आपको करना है ऐसे ही है। इन दो रिजल्ट्स को यूज करना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 0, जैसे पुट करोगे आपका आंसर जो आई रूट 3 और ऑप्शन में कौन सा है आपके पास में 3 के अंदर। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 129। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। 130 भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर क्या दिया हुआ आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इसके रूट्स आपको निकालने, कुछ इस तरह से हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दिया हुआ, इसका आंसर जो होगा वो आंसर है 3। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि a प्लस ib जो आपके पास में है उसके वैल्यू डिफाइन करके दी हुई है, cos ऑफ x प्लस iy दी हुई है। आगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपके पास में एक इक्वेशन है u स्क्वायर प्लस u a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी वरना। a प्लस ib की वैल्यू cos ऑफ x प्लस iy, u स्क्वायर माइनस u 1 प्लस यहाँ पे माइनस u आएगा माइनस u 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 और बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशंस के रूट्स कौन कौन से होंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इस इक्वेशंस के रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। आपने पढ़ा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स के अंदर क्या आपके पास में प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो उन रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो कितना होगा माइनस ऑफ दिस अपॉन इसका कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो एंड आपके पास में अल्फा बीटा कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब ध्यान से देखो इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि a प्लस ib की वैल्यू ये रही। अब ध्यान से देखो सिंस आपके पास में अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पर a स्क्वायर, सिंपली मैं क्या करता हूं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो नाउ हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी a प्लस ib और a माइनस ib। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस ib हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मैं कितना लिख दूं 1 प्लस ये कितना हो गया cos ऑफ x प्लस iy और कितना हो गया cos ऑफ x माइनस iy। ये बन गया cos से cos b और मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 cos से cos b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। उसके लिए क्या करते हैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं सेकंड पोर्शन को। जैसे करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो आपके पास में ये हो गया, ये आपके पास में लिख सकते हैं 1 प्लस इसको इस तरह से लिख लो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 1 अपॉन 2। और ध्यान से देखो ये हो गया आपके पास में 2 cos a cos b और 2 cos a cos b कब होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b करोगे तो a ये रहा, b ये करोगे ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया cos 2x, तो यहाँ बच गया cos 2x। और सेकंड वाले पोर्शन में कितना बचेगा cos और i और आपके पास में कितना हो गया 2y। अब ध्यान से देखो cos i 2y की जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। cos हाइपरबोलिक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2। ये तो आपका एज इट इज रहेगा cos 2x और इसको लिख सकता हूं cos हाइपरबोलिक 2y। यहाँ पे भाई h नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन होता है cos हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला cos 2 थीटा का और cos हाइपरबोलिक 2 थीटा का। दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो cos स्क्वायर और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर में। तो cos 2x स्क्वायर cos 2x कितना हो गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये भी कितना होता है 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और माइनस 1। ध्यान से देखो
यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस 2 को क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान से देखो, -1 और ये -1 कितना हो गया -2। जैसे मल्टीप्लाई करोगे हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया cos स्क्वायर x प्लस cos और ये हो गया हाइपरबोलिक स्क्वायर और यहाँ पे y, यहाँ पे 2y नहीं आएगा, cos हाइपरबोलिक y और कितना हो जाएगा -1 -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और बच गया आपके पास में cos स्क्वायर x प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो, हेंस अगर हम बात करें यहाँ पे इन पोर्शन की, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो क्वांटिटी है cos स्क्वायर x, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम इधर दे रखा है और दो क्वांटिटी ही इधर अल्फा और बीटा, दो डिफरेंट क्वांटिटी आपके पास में है, अल्फा और बीटा यहाँ पे दे रखी है। तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास में कितना होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए cos स्क्वायर x और बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y। और ऑफ कोर्स जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे अल्फा बीटा cos स्क्वायर x इनटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर। कैलकुलेट करने का तरीका ये रहा, यहां से क्या करोगे a प्लस आई भी है, a माइनस आई भी है, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, ऐड करते आपके पास में आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि इधर 2a आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देना, तो a स्क्वायर की वैल्यू इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था, इस इक्वेशंस के रूट्स निकाले थे, अल्फा और बीटा मान लिया, इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में दो रूट्स कौन से आ गए, एक आ गया cos स्क्वायर x और एक आ गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 131 और 131 के अंदर आपके पास में बोला गया है कि आपको 27 का क्या करना है, आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्यूब रूट किसका निकालना है, z इक्वल टू 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए इसको कितना लिख दूं मैं, 1/3। ध्यान से देखो, और इसका आंसर होगा, आंसर है 2। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि कौन सा क्यूब रूट नहीं है, तो कौन सा क्यूब रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 का क्यूब, और ये कितना हो गया 1/3। जब इसको लिखोगे तो और z इक्वल टू ये 3 क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 तो बाहर आ गया और कितना बच गया 1/3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/3 दे रखा है और इस 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ये लिखोगे हम इसको 1 प्लस आई डॉट 0 1/3। और आपको पता है कि cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ना केवल 2 पाई, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इन सब के वैल्यू जो होगी cos के केस में 1 होगी और sin के केस में कितनी होगी, 0। तो इनको मैं सिंपली अगर लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और कितना हो गया cos, ये हो गया 2r पाई, और प्लस i, इसको मैं कितना लिख लूं sin 2r पाई, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो cos और sin के फॉर्म में आ रहा है, पावर 1/3। और ध्यान से देखो, यहाँ पर पावर 1/3 है तो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, द माइवर रूल, और द माइवर रूल जैसे अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ आ जाता है, इनके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ cos, और कितना हो गया 2r पाई बाई 3, और प्लस i कितना हो गया sin, और sin के साथ में कितना हो गया 2r पाई बाई 3। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 और 2 तक, 3 कभी नहीं होगी, क्योंकि 3 के केस में वही वैल्यू मिलेगी जो 0 के केस में मिलेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं, r की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो r की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो कितना मिल गया, मेरे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते मुझे कितना मिल गया 3, तो 3 भी इसका रूट होगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 भी इसका रूट होगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3 भी इसका क्या होगा, रूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इस आपके पास में 27 का जो क्यूब रूट है उसके 3 रूट्स आएंगे। कौन कौन सा, पहला r की वैल्यू 0 पुट करने पे कितना आएगा 3, और 3 हमारे ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, इसका मतलब ये तो रूट है। बात करते हैं r की वैल्यू 1 पुट करने पर, तो 1 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 तीसरे ऑप्शन में, ये भी हमारा रूट है। और r की वैल्यू 2 पुट करने पे मुझे क्या मिला 4 पाई बाई 3, ये भी ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो इसका मतलब 1 3 और 4 तो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है पाई बाई 3, वो पाई बाई 3 इस r के वैल्यू को पुट करने पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, या इस तरह से कहें कि ऑप्शन नंबर 2 में जो भी दिया हुआ है वो इसका क्यूब रूट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से करना था, आपको जस्ट
लोग आई की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान से देखो, लोग आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो आई है उसको एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 132 और क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर है वो आंसर है 2। ध्यान से देखो, मान लेते हैं z की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कितनी है, लॉगरिथम और i को हम क्या करेंगे, वापस एक्सपोनेंशियल में करेंगे। क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्या होगा, log यहाँ पे नहीं दिया हुआ बेस, तो हम मान के चल रहे हैं कि e उसका बेस है। यदि मैं इसको e की पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो log e बेस e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्वांटिटी तो आगे आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, log आपके पास में है और i को मैं कितना लिख सकता हूं, 0 प्लस i डॉट 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 0 कब होता है आपके पास में, π/2 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/2 हो गया, 2π प्लस π/2, 4π प्लस π/2, तो 2nπ प्लस π/2 के लिए cos कितना होगा, 0, और sin कितना होगा, 1। तो इसको कितना लिख सकते हैं, cos, और ये तो कितना हो गया, cos ऑफ 2nπ प्लस π/2 एंड प्लस i, और ये कितना हो गया, sin 2nπ प्लस π/2, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और हम सबको पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, e पावर i थीटा के इक्वल। इसका मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूं, log, और ये कितना हो गया, e पावर i, और थीटा की वैल्यू कितनी यहां पर 2nπ प्लस π/2। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, पावर के अंदर आगे आ जाएगा, log e बेस e कितना होगा, 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, i, और 2nπ प्लस π/2। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आप देख लो कौन सा इसका, 2 के अंदर लिखा हुआ i, ब्रैकेट के अंदर π/2 प्लस 2nπ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 132। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। क्वेश्चन नंबर 133, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर, कुछ भी नहीं है, आपके पास में एक स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला गया है कि किस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, बोल्जेनो-बोइस्टोस थ्योरम। एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन हैज अ लिमिट पॉइंट। ये जो स्टेटमेंट है ये है बोल्जेनो-बोइस्टोस थ्योरम का, कॉची थ्योरम का नहीं है, हैनी-बोरेल थ्योरम कॉम्पैक्टनेस से है, एबल थ्योरम भी नहीं है। बोल्जेनो थ्योरम जो है आपके पास में उसका स्टेटमेंट ये है कि आपके पास में इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं था, सीधा रिजल्ट बेस्ड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। और क्वेश्चन नंबर 134 जो है आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है, इसका आंसर जो है करेक्ट है वो है फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास में है z इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि आपके पास में f ऑफ z इक्वल टू कितना दिया हुआ, मॉड z स्क्वायर, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये कंटिन्यूअस तो होता है, हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल जो होता है वो केवल किस पॉइंट पे होता है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे जो हम पढ़ते हैं कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर आपके पास में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल होता है ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन केवल और केवल एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे ही ये डिफरेंशिएबल होता है, उसके अलावा पॉइंट्स पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कैलकुलेट कैसे करें, चेक कैसे करें, इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर जो है z इक्वल टू 0। ये जो आपके पास में फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ ये किस फॉर्म के अंदर दिया हुआ आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्यों दिया हुआ है कि मोड z स्क्वायर कितना होता है, आप सबको पता है z बार होता है। ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में CR इक्वेशन को चेक करते हैं। CR इक्वेशन ये कहती है कि आपके पास में CR इक्वेशन, और CR इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है डेल्टा f ओवर डेल्टा z बार कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे आसान तरीका डेल्टा f ओवर डेल्टा z बार करेंगे यहाँ पर, तो जैसे करेंगे z बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कितना आ गया, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब CR इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो z इक्वल टू 0 केवल हमारे पास में क्या मिलता है, एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसपे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और भी कई सारे तरीके जिससे आप चेक कर सकते हो। मेथड नंबर सेकंड की बात करें, मैं आपको लिख के देता हूं, बस जस्ट आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये याद नहीं है तो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो दूसरा मेथड नंबर सेकंड, आपको क्या करना है, f डैश z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितना होता है, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, और आपको अप्लाई करना है f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z, और लास्ट में आपको चेक करना है कि डेल्टा z जो है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। एक बार आपको अलोंग द x एक्सिस ले लो, अलोंग द y एक्सिस ले लो, और दोनों ही जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों की जो लिमिट होगी वो लिमिट दोनों इक्वल तभी होगी जब z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई ले सकते हो जिसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और आप अप्लाई कर सकते हो f डैश z नॉट, और ये कितना होगा, लिमिट
z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। सेम चीज वापस क्या करना है, पुट करना है। z नॉट की ओर अप्रोच कर रहा है, एक दो अलग अलग पाथ लेने और दोनों अलग अलग पाथ के अलोंग दोनों की लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है। और जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि दोनों लिमिट तभी इक्वल होगी जब आपके पास में इस z नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। अगर z नॉट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। वैसे तो आपको ये याद होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसके जो सीआर इक्वेशन होती है वो ये होती है, जैसे आप पुट करोगे z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 134। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। और क्वेश्चन नंबर 135 के अंदर भी आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, चारों ही ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ आपके पास में, एक फंक्शन दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ही नहीं, u इक्वल टू e की पावर x और sin y। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये फंक्शन जो है आपके पास में क्या दिया हुआ, हार्मोनिक फंक्शन दिया हुआ। एज वेल एज आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी बोला गया है, if u equals to e power x sin y is harmonic and v is the conjugate harmonic function of u। यहाँ पे जो v है वो आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक दिया हुआ है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक। लेकिन किसका दिया हुआ है, हार्मोनिक ऑफ u का दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, उस फंक्शन के वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वो फंक्शन कितना होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ u हार्मोनिक है और v जो है उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक है। दोनों ही अलग अलग चीज है। अगर मैं आपको u दे दूं और मैं कहूं कि v जो है, या हम कहूं कि u जो है वो v का कॉन्जुगेट हार्मोनिक है, तो आपको कैलकुलेट करना है तो अलग आंसर आएगा। अगर आपके पास में u दिया है और मैं बोल रहा हूं कि v जो है वो उसका क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक है, तो आंसर अलग आएगा। तो अगर आपके पास में, आप सबको पता है कि u अगर हार्मोनिक है तो v भी हार्मोनिक होगा। एज वेल एज क्वेश्चन के अंदर अगर ये दिया है कि v कॉन्जुगेट हार्मोनिक है तो f ऑफ z जो होगा वो किस फॉर्म में होता है, u प्लस iv के फॉर्म में होता है। मीन्स आप v कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे पुट कर दो। ये तो होता है पहला तरीका, जिसको हम क्या करते हैं, एग्जैक्टनेस से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर सेकंड की बात करें, अगर हमें u पता है, हार्मोनिक है, और हमें क्या करना है, सीधा फंक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में v नहीं पूछा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपको क्या करना है, f ऑफ z कैलकुलेट करके बताना है। और f ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलन थॉमसन मेथड का यूज करते हैं। मिलन थॉमसन मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखो, मिलन थॉमसन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमें जो u दिया है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये कितना हो गया, e की पावर x और sin y, और इसको हम कितना मान लेते हैं, 5x, y मान लेते हैं। जो u आपको हार्मोनिक दिया हुआ उसका हम क्या करते हैं, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। y के रेस्पेक्ट में करेंगे e की पावर x, और ये कितना हो जाएगा cos y, और इसको कितना मान लेते हैं हम 5x, y। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हम करते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे 51z, 0 और 52z, 0 के वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 51z, 0 कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, x के वैल्यू z पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो y की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे, इसके वैल्यू कंप्लीटली कितनी आ गया, 0। एंड 52z, 0 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x के वैल्यू मैंने कितनी रख दी, z रख दी, और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो इसके वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर z। ध्यान से देखो, ये हमारे पास में बन गया। तो हमें क्या करना है, जो u हमें हार्मोनिक फंक्शन दिया है, हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y करना है, x वाले केस में ये मानना है, ये मानना है। तब आपका जो मिलन थॉमसन मेथड कहता है कि f ऑफ z की जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रेशन, और आपके पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 51z, 0 माइनस i, और ये कितना हो जाएगा 52z, 0 और dz। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे, ध्यान से देखो, ये पोर्शन तो आपका 0 है, तो माइनस i तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर इसके वैल्यू कितनी है, e की पावर z, dz। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस i, e पावर z, और प्लस कितना आ गया, c। चारों ही ऑप्शन के अंदर आपके पास में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर चारों ऑप्शन में नहीं, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट चेंज कर दें, अगर मैं आपके पास में ये लिख दूं कि ये v आपके पास में है, ठीक है, और v आपके पास में है, और आपको क्या करना है, f ऑफ z निकालना है, जहां पर v जो है वो u का क्या है, आपके पास में
हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे v दिया हुआ है, u कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर जो है वो चेंज आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा, i नहीं आएगा, और i नहीं आएगा, केवल ये पोर्शन बचेगा, और आपका आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया, u दे करके v को कॉन्जुगेट हार्मोनिक बोला है, तो u प्लस iv, और इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा, जो चारों ही ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर करेक्ट नहीं है, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। क्वेश्चन नंबर 136 जो है वो भी एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे इसमें एक क्वेश्चन आया भी है, इसी रिजल्ट बेस पे, जिस रिजल्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं उसी रिजल्ट का स्टेटमेंट आगे एक क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी हम बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 का, और क्वेश्चन नंबर 136 का जो आंसर है वो आंसर है 4। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक कर्व दिया हुआ है, C दिया हुआ है, एक क्लोज्ड कंटूर दिया हुआ है, mod z इक्वल्स टू 1, ये आपके पास में C दिया हुआ है, ठीक है, ये रीजन दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है कि आपको इंटीग्रेशन करना है I अवर इस C पर, और 3z प्लस 5 आपको फंक्शन दिया हुआ है, अपॉन कितना है आपके पास में z स्क्वायर, और प्लस कितना है 2z, और कितना है dz। इसके वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान से देखो रिजल्ट क्या होता है, आगे क्वेश्चन के अंदर भी है। रिजल्ट ये है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में C कोई क्लोज्ड कंटूर दिया हुआ है, और f ऑफ z आपके पास में क्या है, उसके ऊपर और उसके अंदर क्या है, एनालिटिक है, तब उस रीजन के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है। ध्यान से देखो रिजल्ट ये है आपके पास में कि मान लेते हैं आपके पास में f ऑफ z जो है, रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, f ऑफ z जो है इज एनालिटिक, आपके पास में एनालिटिक है ऑन एंड विद इन किसके अंदर, क्लोज्ड कंटूर आपके पास में दिया हुआ है, और क्लोज्ड कंटूर कौन सा ले लेते हैं हम लोग, C। इस C पर क्या है, वो एनालिटिक है, उसके अंदर एंड अगर मान लेते हैं इस C के अंदर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, देन आपके पास में f ऑफ a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/2 पाई i इंटीग्रेशन f ऑफ आपके पास में f ऑफ z आपके पास में लिखा हुआ है, और अपॉन z माइनस a, आई थिंक ये, ठीक है। एक रिजल्ट भी आपके पास में f ऑफ a इक्वल्स टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन अवर c, और f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस i को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, i कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन आपके पास में c, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, z को कॉमन ले रहा हूँ, और इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ 3z प्लस c कितना हो गया 5 अपॉन, यहाँ पे मैंने जैसे z को कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना बच गया z प्लस 2, तो ये तो मेरा पूरा फंक्शन बन गया, और z जो बचा उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, z माइनस 0। जहां पे ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास में जो 0 है वो 0 क्या पे उसका सेंटर है, उस कर्व के अंदर है। z माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ z माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये c के अंदर कोई पॉइंट है, तो इसका हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, तो f ऑफ z की वैल्यू तो कितनी होगी, ये कंप्लीट हो गई, अपॉन z माइनस a, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f ऑफ a 1/2 पाई i, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 पाई i, और f ऑफ और कितना a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, जैसे 0 पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू ब्रैकेट में आपके पास 3z प्लस 5 अपॉन ये कितना हो गया z प्लस 2। कुछ नहीं करना, z की वैल्यू 0 पुट कर दो, जैसे 0 पुट करोगे ध्यान से देखो ये 0 कितना हो गया 5/2, तो ये कितना आ गया 2 पाई i इंटू 5/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 5 पाई i, और ये आपके पास में 5 पाई i जो है वो आपके ऑप्शन नंबर कहां गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है 4th, तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सीधा रिजल्ट है, आगे देखेंगे कि यही क्वेश्चन एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 136, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 के। क्वेश्चन नंबर 137 भी आपके पास में एक आसान सा क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 137, और क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 8 तक, साइन आपके पास में है इस तरह से साइन, और दिया हुआ है 2r पाई बाई 9, और प्लस i, और कितना दिया है cos 2r पाई बाई 9, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। r पे आपके पास में यहाँ पे लिमिट लगी हुई 1 से लेकर के कहां तक, 8 तक आपके पास में, और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, r की वैल्यू 1 2 3 8 तक पुट करके, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस क्वांटिटी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ध्यान से देखो समेशन
r इक्वल टू 1 से लेकर के 8 तक। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस i को क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, और वो होता है आपके पास में, उसको बोलते हैं, उस आइलर फॉर्म के अंदर जब हम लिखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो किस फॉर्म में लिखते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मैं यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, आइलर फॉर्म में चेंज करने के लिए cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में बना रहा हूँ। उसके लिए मैं i यहाँ से क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। तो i मैंने एकदम बाहर कॉमन ले लिया। जैसे बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/i, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, i स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, cos, और हो गया 2r पाई बाई, ये हो गया 9, और माइनस के i, और साइन कितना हो गया, 2r पाई बाई कितना हो गया, 9। ध्यान से देखो, यहां पे इस क्वांटिटी को मैं वापस क्या लिख दे रहा हूं, i, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, यहां पे भी माइनस लगा देता हूं। तो यहां पे कितना हो गया, समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 8 तक, और इसको मैं लिख दूं cos माइनस के 2r पाई बाई 9, और प्लस के ये कितना हो गया i, और साइन कितना हो गया, माइनस के 2r पाई बाई ये कितना हो गया, 9। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, सिंपली लिख सकते हैं। यहां से माइनस जो है cos के अंदर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 8 तक। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से लिख दूं, cos माइनस के 2 पाई बाई 9, और प्लस कितना हो गया i साइन, और कितना हो गया माइनस के 2 पाई बाई 9, और इसके वैल्यू पावर कितनी लगा दी मैंने, r। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे इसकी पावर cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर r लगी हुई है, तो ये r पावर जो है इनके एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाती है। और कौन सा रूल होता है, इसको बोलते हैं द माइवर रूल। द माइवर रूल में यहां से यहां अप्लाई करूंगा, तो मैं इसको r को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इस स्टेप को क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, फाइनली हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, और हमारा क्वेश्चन जो है वो आइलर फॉर्म के अंदर आ गया। आइलर फॉर्म में कैसे, ये जो पोर्शन है वो क्या बन गया आपके पास में, cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि z की वैल्यू जो है वो कितनी है, cos, और ध्यान से देखो माइनस के 2 पाई बाई 9, और प्लस के i, और कितना हो गया साइन, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2 पाई बाई 9। अब ध्यान से देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर ऑफ कोर्स इस z की वैल्यू जो है वो कितनी नहीं होगी, 1 नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, इसको मैं तब ये एक्सप्रेशन जो i हमारे पास में, इसको मैं i मान लेता हूं, ये i कितना बन गया, समेशन, और देखो ये i तो आपके पास में बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। ये r इक्वल टू 1 से लेकर के कितना हो गया, 8, और इसको कितना लिख देता हूं मैं, z की पावर r। ध्यान से देखो, ये आपके पास में एक तरह से जब इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ये आपके पास में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। r की वैल्यू 1 रखूंगा तो हो गया z प्लस, ये कितना हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक, z की पावर 8 तक। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला i, a आपके पास में है, a की वैल्यू कितनी है, z, और यहाँ पे जो आपके कॉमन रेशियो हो r की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कितना होता है आपके पास में 1 माइनस r की पावर n, तो r की पावर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी है, 8 है। अब देखो, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस z आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में क्वांटिटी है। इस z को क्या कर रहा हूं मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे z को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, i ये कितना हो गया z, और माइनस के ये कितना हो गया, z की पावर 9, अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस z। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, z की पावर 9। जैसे इसकी पावर क्या लोगे, 9 लोगे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जैसे इसकी वैल्यू कितना करोगे आप, z, और इसकी पावर कितना लोगे, 9। इस पूरे की पावर कितनी लग जाएगी, 9। द माइवर रूल अप्लाई करोगे, 9 इनके एंगल के अंदर जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos माइनस 2 पाई, और cos माइनस 2 पाई की वैल्यू तो हो गई 1, और sin माइनस 2 पाई कितना हो गया, 0। इसका मतलब z की पावर जो 9 होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z। सिंपल सी बात है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस z बच गया, नीचे 1 माइनस z से कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के i। तो क्वेश्चन नंबर 137 और क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है 3, और 3 के अंदर आपको दे रखा है माइनस के i। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 138 को देखो, क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर लिखा हुआ है कि इफ f of z is analytic function within and on a closed contour C and if a is any point within C देन आपके पास में क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर एक रिजल्ट, इसी रिजल्ट को मैंने क्या किया था, अप्लाई किया था, और उस रिजल्ट के केस में क्या था, f of a इक्वल टू कितना था, 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर c f of z ओवर z माइनस c f of dz। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 138 का वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की, लास्ट क्वेश्चन की इस पार्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर अगेन आपको क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उस इंटीग्रेशन के वैल्यू क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना, आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो इंटीग्रेशन है ये कहां पर जीरो नहीं होगा। ध्यान से देखो, z e पावर z dz ओवर z स्क्वायर प्लस 9। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। इसको मैं z स्क्वायर प्लस 9 को फैक्टराइज्ड कर देता हूं, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, z e पावर z ओवर ये कितना हो गया z प्लस 3i और कितना हो गया z माइनस 3i। अब ध्यान से देखो, अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये इंटीग्रेशन हो और इस इंटीग्रेशन की नॉन जीरो वैल्यू हो, तो आपका जो ये सी कर्व है, ये क्लोज्ड जो कंटूर है, वो कंटूर क्या होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन के वैल्यू जीरो नहीं हो। तो ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास में एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है और सी आपके पास में क्लोज्ड कंटूर है, अगर आपका एफ ऑफ जेड उस सी पर या उसके अंदर एनालिटिक है, तो कॉची थ्योरम ये कहती है कि उसका इंटीग्रेशन सी के ऊपर, उस एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन सी के ऊपर कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन कब होगा, जब वो एफ ऑफ जेड आपका क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, उस सी के ऊपर भी होना चाहिए और सी के अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये एफ ऑफ जेड जो है इस सी के ऊपर एनालिटिक आ जाए, सी के अंदर एनालिटिक आ जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इसके वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है, एक ऐसा सी आपको फाइंड आउट करना है, एक ऐसा क्लोज्ड कंटूर सी फाइंड आउट करना है जिस पर ये एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एनालिटिक क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने हैं उस रीजन के अंदर जिन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो उसको बोलते हैं हम उसका कौन सा पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं। इसका मतलब आपको एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर इसके कुछ पॉइंट्स क्या हो, उसके सिंगुलर पॉइंट्स हो। अब ध्यान से देखो, सिंगुलर पॉइंट्स निकालने का तरीका, सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जिन पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंपल सी बात है। अब अपने चारों ऑप्शंस देखते हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके पास में है mod z इक्वल टू 4। mod z इक्वल टू 4 की बात करें तो क्या होगा, एक सर्कल होगा और सर्कल की रेडियस आपके पास में कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, ये आपके पास में सर्कल है और इसकी आपके पास में ये आपके पास में है, ठीक है। इसका सेंटर कितना है, 0,0। अब ध्यान से देखो, ये क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो आपके पास में ये रेडियस कितनी होगी, ठीक है। ये आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास में 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपके पास mod z इक्वल टू 4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, 3i और माइनस 3i की, तो 3i का मॉड्यूलस कितना होगा, 3 होगा और z इक्वल टू माइनस 3i का मॉड्यूलस भी कितना होगा, 3 होगा। और जब इनका मॉड्यूलस है तो वो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आ जाए, क्योंकि इसका मैक्सिमम मॉड्यूलस तो कितना है, 4 है। तो mod z की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर क्या कर जाएंगे, लाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हो गए जिन पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है और वो दोनों के दोनों पॉइंट्स किसके अंदर है, इस रीजन सी के अंदर है। और रीजन सी के अंदर हमारे पास में दो पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग इस, अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस रीजन के अंदर है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। आगे और भी ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। mod z इक्वल टू 4 के अंदर दो पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है और नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं होगी। आगे देखा mod z इक्वल टू 2। जब mod z इक्वल टू 2, अब आप मॉड्यूलस की वैल्यू आप 2 ले लोगे तो ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब हमारा फंक्शन इसके अंदर पूरे के अंदर तो क्या है, एनालिटिक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। सेम अगर मैं mod z की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूं, तो जैसे हम 1 लूंगा तो अगेन आपके पास में कितना हो जाएगा, mod z की वैल्यू 1 लेते हैं पहले, यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट्स अगेन कहां हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो बाहर चले जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और z माइनस 3/2, अगेन इसकी 3/2 और 1 लूंगा। अब यहाँ पे सेंटर 1 ले लिया तो 1 लेंगे तो कितना आ गया, 1 प्लस 3/2 लेंगे तो 1 प्लस 3/2 भी कितना आएगा, 2 हाफ आएगा। तो अगेन 3 और माइनस 3 जो वो कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अगेन हमारा फंक्शन इस पूरे पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉची थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 139 उसका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 तीनों ही ऑप्शन के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो इन रीजन्स के अंदर क्या आ रहा है, एनालिटिक आ रहा है। एनालिटिक आ रहा है तो क्या होगा, उस पे उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1। और 1 के अंदर क्या दिया हुआ आपके पास में, mod z इक्वल टू 4। तो ये थे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 140 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।